हेलो एवरीवन, रघुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम सीटेट एग्जाम 2011 में पूछे गए आपके सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान देंगे, सीटेट में आपका अधिकतर आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है, तो यह सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम प्रतिदिन आपका, जैसे आज हम आपका सीडीपी 2011 को कंप्लीट कर रहे हैं, कल 2012 को, इसी तरह करके हम 2011 से 2022 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास के जो सिद्धांत होते हैं इसे समझने में शिक्षक की सहायता कौन सा करता है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे के विकास की बात हो रही है, तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना है तो इसमें आपका आर्थिक पृष्ठभूमि की यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं होता है। बच्चे की आर्थिक स्थिति से आपका विकास में कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है कि शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तो विकास में आपका ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। तो देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, तो कौन सहायता करता है? तो यह आपका शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में आपका सहायता करता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो ये भी आपका नहीं होगा। सबसे परफेक्ट आपका 3 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। तो देखिए, यहाँ पे आपका सीडीपी की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन आपका क्या होगा? सही हो सकता है, सही आपका यह नहीं होगा, क्योंकि सीडीपी में आपका कंपैरिजन अर्थात तुलना नहीं करना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह यह क्या होता है? तो यह आपका किसी विशेष लिंग के प्रति आपका रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है कि पुरुष आपका, जैसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पुरुष आपके मैथ्स और साइंस में क्या होते हैं, लड़कियों की तुलना में आपका तेज होती हैं। तो ये भी आपका कथन क्या है? गलत होता है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन है कि बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, तो ये भी नहीं होगा। और उपरोक्त सभी ये भी आपका नहीं हो सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? देखिए, एक बच्चा है जो क्या करता है, खिलौनों को तोड़ता है और उसके अलग अलग पार्ट्स को देखता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो 1 नंबर में दिया गया है कि उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो देखिए, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ये आपका पूरा सही नहीं हो सकता है। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है कि उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तो देखिए, सीडीपी में आपका कभी भी पॉजिटिव सेंस वाला आंसर होता है। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका सही होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए, ये आपका नहीं होगा। और इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कि उनके जिज्ञासु स्वभाव को क्या करेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को हम सही दिशा में अर्थात सही डायरेक्शन में उसे समझाएंगे और उसकी ऊर्जा को आपका सही दिशा में क्या करेंगे? संचारित करेंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर क्या करती है? चर्चा करती है। क्रिस्टीना क्या करती है? अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर कहीं ले जाती है और वहां से वापस आने के बाद उस पर क्या करती है? चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है।
तो यह किसके ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन ए है सीखने के लिए आकलन। तो देखिए टीचर उस पे क्या करेगी, चर्चा करेगी तो क्या होगा, बच्चे आपका इसमें बच्चे का आकलन भी हो जाएगा कि बच्चे क्या क्या वहाँ पे सीखे हैं, और ये भी आपका हो जाएगा कि बच्चे ने क्या आपका सीखा है। तो दोनों आकलन होगा, टीचर को आकलन भी मिल जाएगा, बच्चों का असेसमेंट भी हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चे क्या सीखे ये भी टीचर को पता चल जाएगा। तो एक नंबर क्या है, ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस को भी देखें। तो आकलन के लिए सीखना, तो देखिए हम केवल आकलन के लिए ही नहीं सीखते हैं। उसके बाद ऑप्शन 3 नंबर है कि आकलन का सीखना, तो ये भी आपका नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 है कि सीखने का आकलन, तो ये भी नहीं होगा। सबसे परफेक्ट आपका होगा सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। यह बात सही है कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो होते हैं स्वयं में आपका विशिष्ट होते हैं। इसका अर्थ है कि इसका क्या अर्थ है, तो देखिएगा 1 नंबर दिया गया है कि शिक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं। देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंस आ गया कि शिक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषताएं होती है, तो ये तो आपका गलत हो गया। शिक्षार्थी में ऐसा बात तो नहीं है कि उनमें कोई विशेषता नहीं होता है। उसके बाद 2 नंबर दिया गया है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तो ये भी बात आपका गलत है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए आपका एक समान पाठ्यचर्या आपका संभव नहीं है। उसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 3 की कि एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को आपका विकसित करना असंभव है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, तो ये भी बात आपका गलत है, यहाँ पे संभव होना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन की बात करें तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ये बात आपका क्या होगा, सबसे परफेक्ट होगा कि कोई भी दो स्टूडेंट को हम बात करें तो इनमें आपका अलग अलग योग्यता होता है, अलग अलग उनका रुचि होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रति अलग अलग रुचि होता है, और उनका प्रतिभा भी क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तर इसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो 1 नंबर में है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो देखिए सृजनात्मक उत्तर किसको कहते हैं, जिसमें बच्चे क्या हो, अधिक से अधिक अपनी सृजनात्मकता का उपयोग करें, अर्थात उस प्रश्न पे अधिक से अधिक सोचें। तो विषय वस्तु पर केवल आधारित प्रश्न आपका इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद 2 नंबर में है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तर इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न दिए जाएं। जैसे केवल ये न पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है केवल पूछेंगे तो बच्चे क्या आपका आंसर दे देंगे कि आपका नई दिल्ली। तो केवल नई दिल्ली आपका देंगे तो नई दिल्ली से तो क्या होगा, ये आपका बंद आपका उत्तर वाले प्रश्न हो गए, ये मुक्त उत्तर नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ड में है। वहीं अगर हम कोई प्रश्न आपका बच्चे के तो डिस्कशन वाले प्रश्न दे कि कोई काम कैसे होता है, तो उस वह क्या होगा, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होता है। और मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ही आपके क्या होते हैं, सृजनात्मक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। उसके बाद 3 नंबर में है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो केवल अनुशासित कक्षा से यहाँ पे सृजनात्मकता की बात नहीं होती है। और 4 नंबर में दिया गया है प्रत्यक्ष प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ये भी आपका नहीं होगा। सृजनात्मक उत्तर इसके लिए आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसमें हमें क्या करना है, नेगेटिव वाले को चूज करना है। तो देखिएगा 1 नंबर में दिया गया है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप में अंतःक्रिया। तो आपका बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करना चाहिए, तो ये तो आपका इसका आंसर नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव सेंस में है। उसके बाद 2 नंबर में है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने चाहिए। तो देखिए अधिक से अधिक बच्चों को क्या करना चाहिए, क्रियाओं में पाठ सहगामी जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं इसमें भाग लेना चाहिए, तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस में है। उसके बाद 3 नंबर है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने चाहिए। देखिए जहाँ भी आपका रटने की बात आ जाए तो रट्टा नहीं मारना है। सीडीपी में आपका पेडेगोजी में जहाँ भी याद करने वाला आएगा वह ऑप्शन आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव वाला ही चूज करना था। तो 3 नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन है कि कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए, तो ये भी आपका सही बात है।
बच्चों को क्या करना चाहिए, कक्षा के अंदर या बाहर शिक्षक से या अपने आपका सहपाठियों से अधिक क्वेश्चंस को एराइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो देखिए, जो आपका एनईपी आपका 2020 है, यह क्या कहता है, यह कहता है कि बच्चों का आपका रचनात्मक आकलन हो अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट हो। ऐसा ना हो कि बच्चों का हम पूरे साल में एक बार एग्जाम लें। तो देखिए, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें कौन सा आपका उचित उपकरण नहीं है। तो मौखिक प्रश्न ये आपका सही है, यह फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि बच्चे को हम क्या करें, समय समय पर उनका मौखिक प्रश्न उनसे पूछते रहें। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर में दिया गया है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा है सत्र परीक्षा। तो देखिए, केवल आपका सत्र में परीक्षा यह आपका क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित नहीं है। तो 2 नंबर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। सत्र परीक्षा यह पहले होता था कि बच्चे एक बार पढ़ते हैं और साल में उसका क्या किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्नोत्तरी और खेल ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। दत्त कार्य देना बच्चों को, ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को टेस्ट देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज में क्या है, हमारे समाज में आपका बहुभाषिक विशेषता है अर्थात अलग अलग राज्यों के बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे देखिएगा, प्रत्येक जैसे आप कहीं भी रहते हैं उससे आप 4-5-10 किलोमीटर अलग स्थान पे जाएं तो वहाँ भाषा में क्या होता है, चेंजिंग थोड़ा सा आ जाता है। तो भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता जो है वह उसे क्या देखा जाना चाहिए, यह हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा दिया गया है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो जहाँ जहाँ भी आपको संसाधन मिल जाए तो ये आपका पॉजिटिव सेंस होता है। यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा कि बहुभाषिकता को हमें एक संसाधन के रूप में सीखना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या है, जैसे क्लास में क्या है, अलग अलग आपके लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं तो उससे क्या होगा, एक बच्चे को सुनकर दूसरा बच्चा भी क्या होगा, उसका लैंग्वेज सीख जाएगा। तो इसे एक संसाधन के रूप में टीचर को देखना चाहिए। उसके बाद बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो 2 नंबर में दिया गया है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तो देखिए, चुनौती यहाँ पे आ गया, यह निगेटिव सेंस हो गया। उसके बाद 3 नंबर में है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव। देखिए, फिर यहाँ पे जटिल आ गया, ये भी क्या होगा, निगेटिव सेंस हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। देखिए, ये भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया। तो इस तरह आप पेडागोजी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखना है कहीं भी जटिल आ जाए, याद करना ये सब आ जाए, केवल फिर कहीं भी शब्द आ जाए केवल, तो ये भी आपका निगेटिव सेंस में आता है। तो इन सभी शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है अर्थात बच्चे को सीखने में जो कमी रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, तो देखिए इसे हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 में हमारा दिया गया है सघन अभ्यास कराना चाहिए। उसके बाद क्या है, 2 नंबर है कि सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर में है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना चाहिए। देखिए, उपलब्धि के विषय में बताना ये आपका क्या होगा, नेगेटिव सेंस होगा। ऑप्शन नंबर 4 है समुचित उपचारात्मक कार्य। तो देखिए, रिक्तियाँ अगर बच्चे में रह जाता है तो उसे क्या कराएंगे, बच्चों का उपचार कराएंगे अर्थात उपचारात्मक कार्य अर्थात जहाँ प्रॉब्लम है उसे क्या करेंगे, बच्चों को उस पर कार्य देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण यह किस अवस्था में होता है, तो ध्यान रखेंगे यह आपका किशोरा अवस्था के दौरान होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। किशोरा अवस्था यह आपका कब से कब तक होता है, तो यह आपका होता है 12 से 18 वर्ष तक का होता है। वहीं हम बात करें WHO की, तो WHO का मानना है कि किशोरावस्था ये आपका 10 से 19 वर्ष का होता है। तो ये भी आपका सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार आपका किशोरावस्था कब से कब तक माना गया है, तो ये आपका 10 से 19 वर्ष माना गया है।
ऐसे आपका सामान्य तौर पर किशोरावस्था को माना जाता है 12 से 18 वर्ष तक। तो किशोरावस्था ये आपका सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, और किशोरावस्था में ही बच्चे क्या करते हैं, अस्थाई मित्र बनाते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना गया है। देखिए, आनुवंशिकता की बात करें तो सामाजिक संरचना में इसे आपका स्थिर माना गया है। देखिए, हमारा जितना भी सामाजिक संरचना होता है, इसमें सभी पहलुओं की आवश्यकता होती है। इसमें आनुवंशिकता भी हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सामाजिक संरचना में आनुवंशिकता को आपका स्थिर माना गया है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है, तो यह आपका होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था होता है। क्या होता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होता है। तो जन्म से 2 वर्ष ये आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था होगा। तो इस अवस्था में बच्चे किस तरह सीखेंगे, तो बच्चे आपका इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए, शब्द से ही आपको आंसर मिल जाएगा कि जन्म से 2 वर्ष ये आपका होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसमें बच्चे आपका इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखते हैं। देखिए, बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। 1 नंबर में निष्क्रिय दिया है, तो निष्क्रिय तो ये आपका निगेटिव सेंस हो गया। अमूर्त तरीके से सीखते हैं, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसमें बच्चे आपका अमूर्त तरीके से नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद 3 नंबर है भाषा के नए अर्जन ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो इसमें तो बच्चे अभी भाषा सीखे ही नहीं होते हैं, तो इसके अनुप्रयोग द्वारा कैसे सीखेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें देखिए, फिर हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंस वाला चूज करना है कि इनमें से कौन सा आपका समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो देखिए, उदाहरण उपलब्ध कराना यह क्या है, यह आपका पॉजिटिव सेंस में आता है। उसके बाद बात करें 2 नंबर की, तो समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को की सहायता करना। तो देखिए, समानता यह क्या है, यह आपका पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत आता है। तो बच्चों में समानता होना चाहिए, और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित, अर्थात बच्चों को एक दूसरे के साथ सादृश्यता, अर्थात क्या होना चाहिए, एक दूसरे बच्चे का आपका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद 3 नंबर है कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने, देखिए याद करने, रटना यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंस हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर सही आंसर है, क्योंकि इसमें हमें निगेटिव सेंस वाला ही चूज करना था। 4 नंबर ऑप्शन है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो ये तो आपका सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि विद्यार्थी क्या करें, किसी भी घटना को अपने शब्दों में, खुद के शब्दों में उसे अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। देखिए, अवलोकनीय व्यवहार, अवलोकन करना, यह सीखने के किस सिद्धांत से आधार पे आपका आधारित है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में है विकासवादी, विकासवादी सिद्धांत होगा, या ऑप्शन देखिए 2 में है क्या है, व्यवहारवादी, अवलोकन करना। तो अवलोकन, अवलोकन व्यवहार यहाँ पे दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहीं से आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर यहाँ पे दिख जाना चाहिए। तो व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, तो 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव वाला हमें चूज करना है कि एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि जानना चाहती है, तो उस शिक्षिका को क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिएगा, 1 नंबर में हमारा दिया गया है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना।
तो ये क्या है, ये तो आपका सही है, पॉजिटिव सेंस में है कि बच्चे को बताना चाहिए कि तनाव को हम कैसे नियंत्रित करें। उसके बाद 2 नंबर है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। तो ये आपका क्या होता है, निगेटिव सेंस होता है। बच्चे को आपका एक ही कक्षा में, समान कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को क्या करना चाहिए, आपका शिक्षा देना चाहिए। तो समकक्षियों से अलग करना ये आपका निगेटिव सेंस होगा, तो हमें निगेटिव वाला ही चूज करना था। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। 3 नंबर में है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो ये भी बात सही है कि बच्चे को यहाँ पे सृजनात्मकता को, बच्चे को कैसे उनको विकसित किया जाए, उसके लिए यहाँ पे चुनौती बच्चे को देना है, अर्थात बच्चे को कोई क्रियाकलाप देना है। तो ये आपका पॉजिटिव सेंस में आएगा। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। ऐसा बात नहीं है कि बच्चे को केवल शैक्षणिक कार्यों में ही व्यस्त रखना चाहिए। बिना शैक्षणिक कार्य में भी बच्चे बहुत सारे चीज़ों को सीख जाते हैं, तो इसमें भी बच्चों को आनंद लेना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। देखिए छोटे बच्चों की यहाँ पे बात है, छोटे जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें से कौन सा लक्षण आपका पठन कठिनाई का नहीं है। तो देखिए 1 नंबर हमारा है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो देखिए छोटे बच्चों में आपका पठन गति क्या होता है, अक्सर कम ही होता है, और प्रवाह में कठिनाई, और फ्लुएंट तरीके से भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो यह आपका छोटे बच्चों में, आपका जितने भी छोटे शिक्षार्थी होते हैं, छोटे स्टूडेंट होते हैं, उनमें यह पठन कठिनाई नहीं होता है। उसके बाद बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर में है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो देखिए यहाँ पे समझने की कठिनाई है, तो ये आपका कठिनाई इसको माना जा सकता है। उसके बाद 3 नंबर है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। वर्तनी का उच्चारण करने में अगर कठिनाई होता है तो ये भी आपका कठिनाई माना जाएगा। और 4 नंबर में है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, तो ये भी आपका कठिनाई होगा। छोटे बच्चे हैं, इन्हें पढ़ने में अगर क्या होता है, पूरे धारा प्रवाह तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, इनका गति कम है, तो इसे हम पठन कठिनाई आपका नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए आपका कौन सी विशेषता इसमें से सही नहीं है। निगेटिव सेंस वाला हमें क्या करना है, चूज करना है। तो देखिएगा 1 नंबर में दिया गया है कि उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो ये तो आपका पॉजिटिव है कि कोई भी कार्य करने में बच्चे को क्या आता है, आनंद आता है। 2 नंबर है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे उनका एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी है, तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस में आएगा। 3 नंबर है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो ये भी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे को आपका चुनौती पूर्ण कार्यों को करने में क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और 4 नंबर में है वे हमेशा सफल होते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि जितने भी बच्चे हैं आपके आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो बच्चे हैं, वे हमेशा, या किसी भी प्रकार के जो बच्चे हो गए, ये हमेशा सफल ही होते रहेंगे, ये आपका पूरा सही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा, यह निगेटिव सेंस यहाँ पे दिखाता है, तो यह हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो आत्म नियमन क्या है, बच्चे खुद से अपनी क्या करे, आकलन करे, यह डैश को संकेत करता है। तो यह किसे संकेत करेगा, तो 1 नंबर में है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, व्यवहार का विनिमय बनाना। या 2 नंबर है कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। या उसके बाद 3 नंबर है स्व अनुशासन और नियंत्रण, स्व का अनुशासन करना और खुद का नियंत्रण। या 4 नंबर है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। देखिए आत्मनियमन क्या है, खुद का आकलन करना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करना, स्वयं देखना कि हमने कितना सीखा है, और उनकी योग्यता के बारे में देखना। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीखने के रूप में आपका किसे नहीं माना जाएगा, अर्थात नेगेटिव सेंस वाला हमें क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए 1 नंबर है सीखना कुछ ऐसा चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो ये बात तो सही है कि सीखना क्या है, सीखना आपका किसी अनुभवों के आपके परिणाम स्वरूप ही घटित होता है।
उसके बाद हम बात करें 2 नंबर की, तो व्यवहार का अध्ययन क्या है? सीखना होता है। व्यवहार का अध्ययन क्या होता है? सीखना होता है। तो ऐसा बात तो नहीं है कि व्यवहार जो हम करते हैं इसका अध्ययन आपका सीखना ही होता है। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। 3 नंबर है कि अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अनधिगम, तो ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो खेल खेल में भी हम सीख जाते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत आएगा। और 4 नंबर है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करता है। सीखना क्या है? एक प्रक्रिया होता है जो हमारे व्यवहार के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में हमें रचनावाद के बारे में बताना है। देखिएगा, 1 नंबर ऑप्शन है कि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। तो रचनावाद क्या बताता है? यह बताता है कि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर आपका बल दिया जाए, तो 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा। बाकी ऑप्शंस आपका है सूचनाओं को याद करना आपका नहीं होगा। यहाँ पे शिक्षक की प्रभुत्वशाली, तो देखिए शिक्षक को का यहाँ पे प्रभुत्वशाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीडीपी में क्या है? बच्चे को केंद्र में रखना है, टीचर को नहीं। उसके बाद 4 नंबर है कि अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना, तो अनुकरण केवल हम नकल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, तो सृजनात्मक विद्यार्थी ये कौन होते हैं? तो देखिएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वह बहुत बुद्धिमान होते हैं। उसके बाद 2 नंबर है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। 3 नंबर है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अक्षम होते हैं। देखिए, जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं वे क्या होते हैं? पार्श्व चिंतन, चिंतन और समस्या समाधान करने में क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ड्राइंग यहाँ पे पेंटिंग ये आपका नहीं होगा। बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का जो विकास होता है यह मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट का जो आपका विकास होता है यह किसका हिस्सा है? तो देखिएगा, 1 नंबर ऑप्शन है बौद्धिक विकास। तो कॉन्सेप्ट का जो आपका क्या होता है? विकास होता है, ये आपका बौद्धिक विकास से का आपका क्या होता है? हिस्सा होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। शारीरिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास भी नहीं होगा, संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं वे एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो विकास की दर। तो यह क्या होगा? सही आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन ही सही आंसर होगा, क्योंकि अलग अलग जो विद्यार्थी होते हैं इनमें विकास की दर क्या होता है? अलग अलग होता है। वे देखिए, उसके बाद क्या है? विकास क्रम, ये नहीं होगा। विकास की एक क्षमता नहीं होती है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है? तो देखिए, बच्चे का उचित विकास हो इसके लिए बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में हमें देखना है। तो यह कथन क्या है? यह कथन गलत है। तो यह तो गलत नहीं है, क्योंकि शारीरिक विकास भी आपका जरूरी होता है। उसके बाद 2 नंबर है कि सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास से पहले आता है। ये तो बात नहीं है कि शारीरिक विकास से पहले ही आपका क्या होगा? विकास हो जाएगा। 3 नंबर है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित है। अंतः संबंधित ये आपका पॉजिटिव सेंस होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा कि यह बात क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक जो विकास होता है विकास के सभी अन्य पक्षों से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए, 1 नंबर है अनुक्रमिकता। तो अनुक्रमिकता क्या है? यह विकास का सिद्धांत होता है कि विकास एक क्रम के रूप में होता है। सामान्य से विशिष्ट आपका विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले देखिए, बच्चे क्या होता है? पहले आपका वर्ण सीखते हैं, एक लेटर सीखते हैं, उसके बाद ही आगे वर्ड सीखते हैं या सेंटेंस सीखते हैं।
तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, प्रतिवर्ती विकास आपका उल्टा नहीं होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव वाला ही चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है निःशक्त बच्चों के लिए। निःशक्त बच्चे क्या होते हैं, अर्थात किसी प्रकार से जो बच्चे थोड़ा ग्रसित हैं या क्या हो गया जैसे सुनने में दिक्कत है, देखने में प्रॉब्लम है, ये सभी इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए जितने भी निःशक्त बच्चे हैं उन्हें किस रूप से आपका शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए विशेष विद्यालय में, तो ये भी आपका नहीं होगा। देखिए किसी भी बच्चे के लिए आपका विशेष शब्द यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुक्त विद्यालय भी नहीं होगा, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय ये भी नहीं होगा, नियमित विद्यालय में इनका स्थान होना चाहिए। तो 4 नंबर आपका क्या होगा ऑप्शन सही होगा। किसी भी प्रकार का बच्चे का प्रॉब्लम है तो उन्हें हम नियमित विद्यालय में ही भेजेंगे, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। सीखने के विषय में कौन सा सही है, तो 1 नंबर दिया गया है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, देखिए पॉजिटिव सेंस है, और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, सबसे आपका परफेक्ट यहाँ पे है। तो 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है यह हमें बताना है। 1 नंबर में है शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य यह नहीं होता है कि शिक्षार्थी का उपलब्धि मापा जाए। 2 नंबर है कि यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। 3 नंबर है सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। देखिए उपचारात्मक शिक्षा हमने ऊपर ही देखा था कि बच्चे को कहीं भी अगर प्रॉब्लम रह जाता है तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षा द्वारा क्या कर सकते हैं, उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं। त्रुटियां निकालना ये तो निगेटिव सेंस है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बच्चे जो पहले सीख जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पुनरावृत्ति कराना चाहिए, रिवाइज कराना चाहिए और फिर से उसका स्मरण कराना चाहिए। तो यह किसमें महत्वपूर्ण होता है, तो 1 नंबर है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। देखिए यह बात सही है कि सबसे पहले कोई भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले की जानकारी अगर हम बच्चे को देते हैं तो बच्चे को क्या होगा, नई कॉन्सेप्ट सीखने में बच्चे को मदद मिलेगा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है सही आंसर है। तो इस तरह हमने क्या आपका CDP 2011 के जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं उनका हमने डिस्कशन किया है। कल के क्लास में हम 2012 के CDP के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।